सच के संग्राम में कहानी आज राणा सांगा की। राणा सांगा ने बाबर को धोखा दिया था या फिर सहयोग किया था? अभिवादन स्वीकार करिए सिकंदर का। भारत के दो महान योद्धा महाराणा संग्राम सिंह, जिन्हें राणा सांगा के नाम से जानते हैं, और मुगल साम्राज्य के संस्थापक जहीरुद्दीन बाबर। सवाल यह है कि क्या वाकई में राणा सांगा ने बाबर को दिल्ली सल्तनत पर हमला करने के लिए भारत में आमंत्रित किया था? यह सिर्फ एक दावा है। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखते हैं, लेकिन क्या है इसकी पूरी सच्चाई? आज के इस वीडियो में हम इस ऐतिहासिक गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हम दोनों पक्षों के और तर्कों पर और राजनीतिक परिस्थितियों को और इतिहासकारों की राय को हम जानेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में। हम 16वीं सदी की शुरुआत में भारत की राजनीति काफ़ी अस्थिर थी। दिल्ली सल्तनत पर लोधी वंश का शासन था, लेकिन सुल्तान इब्राहिम लोधी की पकड़ धीरे धीरे कमज़ोर हो रही थी। कई अफगान सरदार उनसे नाखुश थे और सल्तनत के भीतर विद्रोह की चिंगारियाँ उठ रही थी। और दूसरी तरफ पश्चिम में राजपूताना में मेवाड़ के महाराणा सांगा एक शक्तिशाली बनकर उभर रहे थे। उन्होंने मालवा और गुजरात के सुल्तानों को हराया था। यहाँ तक कि इब्राहिम लोधी की सेना भी खतौली और धौलपुर के युद्ध में पराजित हुई थी। राणा सांगा के नेतृत्व में एक विशाल राजपूत प्रसिद्ध बन चुका था और उसकी महत्वाकांक्षा थी कि दिल्ली पर राजपूताना के ध्वज फहराना। इसी दौर में मध्य एशिया से एक महान योद्धा अपनी किस्मत आजमाने के लिए हिंदुस्तान की ओर देख रहा था। उसका नाम था बाबर। फरगना और समरकंद होने के बाद उसने काबुल पर हमला करके काबुल पर कब्जा कर लिया और अब उनकी नज़रें थी दौलत से भरा हिंदुस्तान पर। तो ये थे मुख्य खिलाड़ी। कमज़ोर पड़ता दिल्ली का सल्तनत इब्राहिम लोधी, महत्वाकांक्षी राजपूत योद्धा राणा सांगा और हिंदुस्तान पर नज़र गड़ाया बैठा था बाबर। अब सवाल उठता है कि इन तीनों के बीच समीकरण क्या बने? इस पूरे विवाद का मुख्य स्रोत क्या है? बाबर की आत्मकथा बाबरनामा में बाबर लिखता है, जब वह काबुल में था तो राणा सांगा का एक दूत मिला उन्हें। इस दूत ने कथित तौर पर यह प्रस्ताव रखा कि अगर बाबर दिल्ली पर पश्चिम से हमला करेंगे तो राणा सांगा पूर्व तरफ आगरा से हमला करेंगे और इस इब्राहिम लोधी को हराया जा सकता है। बाबर यह भी लिखता है कि इब्राहिम लोधी को पानीपत के मैदान में हरा दिया था, लेकिन वादे के मुताबिक राणा सांगा ने आगरा पर हमला करने के लिए नहीं आए। बाबर ने इसे अपना धोखा माना। बाबर के अनुसार यह भी वादा खिलाफी बाद में खानवा के युद्ध में 1527 का यही कारण बना। यह दावा क्यों महत्वपूर्ण था कि यह सीधे बाबर द्वारा लिखा गया है, जो घटना का मुख्य पात्र खुद ही था। तर्क यह भी दिया जाता है कि राणा सांगा शायद लोधी वंश को कमज़ोर करने के लिए बाबर का इस्तेमाल करना चाहते थे। हो सकता है उन्होंने सोचा हो कि बाबर तैमूर की तरह लूटपाट करके वापस चला जाएगा और दिल्ली पर कब्जा करना आसान हो जाएगा। यह भी सच हो सकता कि बाबर को सिर्फ राणा सांगा ने ही नहीं बुलाया था। पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी और इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खान लोधी ने भी बाबर को दिल्ली पर हमला करने के लिए आमंत्रित कर चुके थे, क्योंकि वह इब्राहिम से नाखुश थे। तो क्या राणा सांगा का निमंत्रण इसी कड़ी का हिस्सा था? बाबरनामा के अनुसार सांगा ने निमंत्रण भेजा था या फिर सिर्फ वादा पूरा नहीं किया? लेकिन इसकी पूरी सच्चाई क्या है? अब एक सिक्के के दूसरे पहलू को देखते हैं। इतिहासकार और विश्लेषक बाबर के दावे को संदेह जताते हैं। इसके पीछे कई मजबूत कारण हैं। राजपूत स्रोतों में जिक्र नहीं है। सबसे बड़ा तर्क क्या है कि किसी भी समकालीन राजपूत या मेवाड़ी ऐतिहासिक स्रोत, काव्य या लोक कथा में इसका कोई जिक्र नहीं मिलता है। राणा सांगा ने बाबर कोई दूत या निमंत्रण भेजा होता। अगर इतनी बड़ी कूटनीतिक घटना हुई तो इसका प्रमाण कहीं न कहीं जरूर मिलता। राणा सांगा उस समय उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली शासकों में थे। वह खुद इब्राहिम लोधी को हरा चुके थे। ऐसे में वह एक बाहरी अनजान ताकत या पावर को क्यों बुलाएंगे, जो बाद में खुद ही उनके लिए खतरा बन सके? उनकी महत्वाकांक्षा के खिलाफ जाता है। बाबर ने बाबरनामा तब लिखा जब वह हिंदुस्तान जीत चुका था। हो सकता है कि उन्होंने राणा सांगा को नियंत्रण की बात इसलिए लिखा क्योंकि हो सकता है कि आक्रमण को सही ठहराया जा सके। उसे बुलाया गया था। राणा सांगा ने
राणा सांगा को एक धोखेबाज शासक के रूप में चिन्हित कर सकें, जिसने खानवा की युद्ध को नैतिक आधार मिल सके। पानीपत के बाद राजपूत के साथ होने वाले और संभावित टकराव की जिम्मेदारी राणा सांगा पर डाल सकें। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि हो सकता है कि दोनों पक्षों के बीच अनौपचारिक बातचीत संदेश का आदान प्रदान हुआ है, जिसे बढ़ा चढ़ाकर अपनी सारी निमंत्रण और संधि का रूप दे दिया। हो सकता है उस दौर में ऐसी गलतफहमियां और कूटनीतिक आम चालें थी। तो इन तर्कों के आधार पर राणा सांगा जैसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण शासक बाबर को बुलाना न तर्कपूर्ण था, खासकर जब किसी राजपूत स्रोत में इसका समर्थन न मिले। खैर, निमंत्रण का सच तो बाबर ने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी को हरा दिया था, आगरा पर कब्जा कर लिया। अब भारत में दो बड़ी ताकतें थीं आमने सामने, नव स्थापित मुगल की शक्ति बाबर और राजपूत की शक्तिशाली संघ राणा सांगा। बाबर के अनुसार राणा सांगा ने पानीपत के आगरा पर हमला करने का वादा तोड़ा था। वहीं राणा सांगा ने इस दृष्टि से देखें तो बाबर सिर्फ एक लुटेरा नहीं बल्कि हिंदुस्तान में जमने वाला एक नया शक्तिशाली दुश्मन था। दोनों के बीच टकराव होना तो लाजमी था। 1527 में आगरा के पास खानवा के मैदान में इतिहास की सबसे बड़ी निर्णायक लड़ाई लड़ी गई। इस युद्ध में बाबर ने तोपों और तुगलमा पद्धति का इस्तेमाल किया, लेकिन राणा सांगा के विशाल राजपूत संघ को हरा दिया। खानवा की हार राणा सांगा और राजपूत शक्ति के लिए एक बड़ी झटका थी, लेकिन इसने उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव को बेहद मजबूत किया। क्या राणा सांगा ने बाबर को भारत में बुलाया था? बाबर अपनी बाबरनामे में स्पष्ट रूप से लिखते हैं या दावा करते हैं। इसके पास एक ऐसा कारण हो सकता है कि लोदी को कमज़ोर करना, लेकिन दूसरी तरफ किसी भी राजपूत स्रोत में इसका कोई जिक्र नहीं मिलता है। राणा सांगा की खुद की शक्ति और महत्वाकांक्षा बाबर को अपने आक्रमण को सही ठहराने की संभावित इच्छा या भी गंभीर दावे को सवाल खड़ी करती है। भारत के कुछ प्रमुख इतिहासकार सतीश चंद्र और अन्य विद्वानों की दृष्टि से भी जानेंगे। हम विभिन्न पुस्तकों और विश्लेषणों के अध्ययन से हम इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि अलग अलग इतिहासकार क्या क्या राय रखते हैं। तो चलिए इतिहासकार के इतिहास की इस पहेली को हम समझने का सफ़र शुरू करते हैं। प्रोफेसर सतीश चंद्र की पुस्तक मध्यकालीन भारत के सल्तनत से लेकर मुगलों तक की एक महान ग्रंथ मानी जाती है। इस मुद्दे पर बहुत संतुलित दृष्टिकोण रखते हुए सतीश चंद्र बाबरनामे में किए गए दावे का उल्लेख करते हैं, लेकिन वह अपनी इसके प्रति काफ़ी सतर्क हैं। उनकी विश्लेषण का मुख्य बिंदु है कि राणा सांगा की शक्ति पर इस बात पर जोर देते हुए कहते हैं कि राणा सांगा उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली शासकों में एक थे। वे पहले ही इब्राहिम लोदी की सेनाओं को खतौनी और धौलपुर में हरा चुके हैं। ऐसे में लोदी को हराने के लिए बाबर जैसे बाहरी व्यक्ति की आवश्यकता क्यों महसूस पड़ी? चंद्र मानते हैं कि सांगा एक अंतिम लक्ष्य दिल्ली पर कब्जा करना था, एक मजबूत राजपूत शासन स्थापित करना था। बाबर खुद एक शक्तिशाली विजेता था और उसके हिंदुस्तान में रुक जाने का खतरा भी था, जैसे कि बाद में हुआ। बाबर की शक्ति का अंदाज़ा लगाने के लिए संपर्क साधा हो, लेकिन ऐसे में अनौपचारिक नियंत्रण आसान मानना, जैसे कि बाबर एक दावा करता है, शायद सही न हो। बाबर अपने हितों के अनुसार बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। हो सकता है कि सतीश चंद्र अभी इशारे स्वर में कहा कि बाबर को हिंदुस्तान पर अपने आक्रमण और फिर राजपूत के साथ अपने संघर्ष को सही ठहराने के लिए एक कारण की आवश्यकता थी। सांगा पर विवाद खिलाफी का आरोप लगाया। इसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए सतीश चंद्र बाबर के इस दावे को खारिज नहीं करते हैं, लेकिन उस समय की परिस्थितियों और तर्कों को उजागर करते हैं जो इस दावे को संदिग्ध मानते हैं। वह मानते हैं कि सांगा का बाबर को बुलाना रणनीतिक रूप से तर्क संगत नहीं लगता है। अब देखते हैं कुछ अन्य इतिहासकारों के बारे में क्या कहते हैं। राजपूत दृष्टिकोण को गोपीनाथ शर्मा, कविराज श्यामल दास मेवाड़ के इस इतिहास पर विशेषज्ञ रखने वाली इतिहास का जैसे गोपीनाथ शर्मा इस बात पर जोर देते हैं कि किसी भी राजनीतिक मेवाड़ में स्रोत या काव्य जैसे बाद में संकलित वीर विनोद में इसका कोई जिक्र नहीं है। बाबर को निमंत्रण भेजने का कोई दूर दूर तक कोई नाता नहीं है या कोई दूर दूर तक कोई जिक्र नहीं है। सकारात्मक साक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। उनका तर्क है कि सांगा को राजपूत परिसंघ का नेतृत्व कर रहे थे, जिनका लक्ष्य लोदी को हटाकर खुद शासन करना था। बाबर जैसे शक्तिशाली
व्यक्ति को क्यों बुलाएंगे? आर.सी. मजूमदार, जादूनाथ सरकार, कुछ इतिहासकार जैसे मजूमदार अक्सर राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से इतिहास लिखते हैं। बाबर को दावे को पूरी तरह से खारिज करते हैं। वह इस राणा सांगा जैसे वीर और शक्तिशाली राजपूत शासक की छवि को धूमिल करने का प्रयास मानते हैं। जादूगर जैसे सैन्य इतिहासकार भी इस दृष्टिकोण को अतार्किक मानते हैं। सांगा के पास खुद एक विशाल बड़ी सेना थी। बाबर की क्या आवश्यकता थी, खासकर जब बाबर खुद एक संभावित प्रतिद्वंदी था। A.L. श्रीवास्तव जैसे इतिहासकार जिनकी पुस्तक विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाती है, अक्सर दोनों पक्षों को प्रस्तुत करते हैं। वह बाबर नामक पुस्तकों का उल्लेख करते हैं, लेकिन साथ ही राजपूत की स्रोतों के अभाव में राणा सांगा की शक्ति की ओर इशारा करते हुए कहते हैं। वह पाठकों के स्रोत को बाबरनामा की आलोचनात्मक जांच करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि यह विजेताओं द्वारा लिखी गई है, इतिहास है, इसमें पूर्वग्रह हो सकता है। एक महत्वपूर्ण बात जिसका कई इतिहासकार उल्लेख कर चुके हैं वह है बाबर केवल संगत से कथित निमंत्रण नहीं मिला था, बल्कि पंजाब के असंतुष्ट गवर्नर दौलत खान लोधी और इब्राहिम के चाचा आलम खान लोधी निश्चित रूप से बाबर को बुलाया था। उनका उद्देश्य था कि इब्राहिम को हटाकर बाबर की मदद से सत्ता हासिल करना था। एक महत्वपूर्ण उदाहरण मिलता है कि राणा सांगा की स्थिति बिल्कुल अलग थी। वह एक स्वतंत्र और शक्तिशाली शासक थे, न कि सल्तनत के अधीन कोई असंतुष्ट सरदार थे। इसलिए इतिहासकार के कई मुद्दे पर काफ़ी मतभेद हैं। जहां बाबरनामा सीधा दावा करता है कि वह अधिकांश भारतीय इतिहास खासकर सतीश चंद्र, गोपीनाथ शर्मा और C.R. मजूमदार विद्वान न तो इसे पूरी तरह से खारिज करते हैं, न इसे पूरी तरह से मानते हैं, पर गहरा संदेश व्यक्त करते हैं। इसके पीछे मजबूत तार्किक स्वरूप आधारित कारण है। भारत में बाबर के रुकने का इरादा स्पष्ट हो चुका था, महत्वाकांक्षी के लिए सीधा खतरा था। इस विषय पर विभिन्न इतिहासकारों की क्या राय है? विभिन्न इतिहासकारों की राय के जानने के बाद आपकी क्या विचार हैं? क्या राणा सांगा ने बाबर को भारत में बुलाया था? बाबर का एक दावा है। आप अपनी राय कमेंट के नीचे सेक्शन में साझा करें। अगर आपको इस वीडियो का विश्लेषण पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी जैसी आकृति बेल आइकन को दबाना न भूलें। जय हिंद।